सबको नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद साहिल में। गाइस आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम आईटीआईएन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस सिनेरियो में हमें अप्लाई करना होता है और किस में रिक्वायर्ड नहीं होता और ये बेसिकली होता क्या है, इसकी पूरी एक प्रोसेस आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो कुछ इससे जुड़े क्वेश्चंस होते हैं जब भी हमारे मन में आता है कि ये एक्चुअली हम एक पूरा चार्ट देखते हैं कि उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हम वेदर कोई पेमेंट गेटवे की बारे में बात करें या यूएस बैंक अकाउंट के बारे में बात करें, एलएलसी हम फॉर्म करते हैं, उसके बाद अपना ईआईएन नंबर वगैरह लेते हैं। जब कोई एप्लीकेशन हम करने जाते हैं तो वहाँ पे मेजरली कहीं कहीं जगह पे आईटीआईएन मांगा जाता है। तो ये किस सिनेरियो में रिक्वायर्ड होता है और किस में इसका अल्टरनेटिव हम कर सकते हैं, तो उस सब के बारे में कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जिससे रिलेटेड मैंने एक ये वर्ड डॉक्यूमेंट बना रखा है। तो उसमें मैंने वो सारे सवाल जवाब कवर करने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये आईटीआईएन होता क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडिविजुअल टैक्स पे आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये बेसिकली उन इंडिविजुअल्स के लिए होता है, अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, कि आप यूएस में रजिस्टर्ड नहीं हो, मतलब आप यूएस में नहीं रहते हो, उनके सिटीजन नहीं हो, लेकिन आपका बिजनेस यूएसए में रजिस्टर्ड है। आप उसका टैक्स पे करते हो, वेदर इट इज़ फेडरल टैक्स, आईटीआर, या जो भी कुछ आपका एनुअल रिपोर्ट, आप टैक्स भी फाइलिंग करते हो और यूएस की ही आपकी सोर्स इनकम है। तो मतलब कुछ भी वहाँ की सॉयल पे आप कुछ ऐसा करते हो जिसकी आपको इनकम आती है, उस केस में आपको लगता है आईटीआईएन। तो क्योंकि आपके पास एसएसएन तो है नहीं, तो ये एक 9 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है जो आईआरएस द्वारा मिलता है, अप्लाई करना पड़ता है। और ये अल्टरनेटिव हो जाता है फिर ये सोशल सिक्योरिटी नंबर का। मतलब अगर आप वहाँ के इंडिविजुअल नहीं हो, रजिस्टर्ड इंडिविजुअल, तो ऐसे में आपको ये नहीं लगता, इसकी जगह पे आपका ये चल जाता है आईटीआईएन, कि ठीक है मैं यूएस में नहीं रहता हूँ, मैं वहाँ का सिटीजन नहीं हूँ, बट मैं आईटीआईएन से वो सेम काम कर सकता हूँ। अगर आप वहाँ रहते हो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये होता ही बेसिकली टैक्स पर्पसेस के लिए है। और अगर ये नहीं है और आप यूएस में रहते हो, वहाँ के सिटीजन हो, आपके पास मतलब यूएस की सिटीजनशिप है, तो आपका काम ये एसएसएन नंबर से भी चल जाता है। अब सबसे बड़ा एक और सवाल आता है, ये तो चलो ठीक है हमने देख लिया। अब हम जब एलएलसी फाइल करते हैं उसके बाद हम ईआईएन लेते हैं, विच इज़ एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ऐसे में ईआईएन से ही हमारे सारे काम हो जाते हैं। तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, देखिए, जैसे आपने कंपनी फाइल करी, जैसे इंडिया के हिसाब से आपको एग्जांपल दूं, तो हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने सीए की मदद से। जैसे भी हमारी वो इनकॉर्पोरेशन का काम हो गया तो हमको मिलता है कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स, पैन और टैन। तो एक होता है आपका पैन कार्ड, एक होता है कंपनी का पैन कार्ड। तो इसको आप ऐसा समझ समझ सकते हो, ऐसा बिल्कुल इक्वल मत करना कि अपना ये उनका ये इक्वल टू, ऐसा नहीं। जैसे हमारा पैन कार्ड होता है इंडिविजुअल पैन कार्ड, वैसे वहाँ पे एसएसएन नंबर होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर। और जैसे ये ईआईएन है, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसका काम कर देता है हमारा ये कंपनी का पैन कार्ड प्राइवेट लिमिटेड जो यहाँ पे मिलता है। लेकिन जो ये आईटीआईएन है, ये बेसिकली आप इसको एक जीएसटीआईएन की तरह समझ सकते हो, जैसे हमारे यहाँ जीएसटी होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि ये होना चाहिए, बट डिफरेंस ये है बस कि वहाँ यूएस में रहते रहते अगर आपके पास एसएसएन है तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ये मैंने एक मोटा मोटा आपको एग्जांपल दिया, इसका इससे कोई लेना देना है नहीं, ये जीएसटी नहीं है, वो पैन नहीं है, लेकिन एक समझाने के लिए, एक कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कि ईआईएन है हमारे पास ऑलरेडी, तो फिर हमें इसकी क्या जरूरत है और कब जरूरत है। तो उसके हिसाब से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब उसके बाद आता है कि ये अप्लाई क्यों करना है, कब करना है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब ये इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये क्यों अप्लाई करना है। तो देखिए, इसका सीधा सीधा जो पर्पस होता है वो यूएस टैक्सेस से रिलेटेड ही होता है, या आपकी मतलब टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स अगर आपको चाहिए, आप उसमें कुछ क्लेम करना चाहते हो कि मैं टैक्स लायबल नहीं है मेरी कंपनी या मेरा रेवेन्यू, या आपकी यूएस सोर्स इनकम, जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी धरती पे आप कुछ ऐसा फिजिकली आपकी कोई चीज़ आप ओन करते हो जिसका पैसा आपको भारत में या पाकिस्तान में या यूएई में कहीं भी आ रहा है। तो उसके लिए आपको दिखाने के लिए ये मतलब आपको ये फाइल करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है कि आप वहाँ पे अपना बिजनेस कर रहे हो, वहाँ से पैसा आप यहाँ मंगा रहे हो, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एलएलसी अपनी फाइल करी और कोई भी पैसा आ रहा है तो यूएस सोर्स इनकम है एलएलसी का, ऐसा नहीं होता। इसका क्या डिफरेंस होता है ये किसी वीडियो में अच्छे से देखेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। मतलब कि अगर आपको ये सिनेरियोज में, आपको अगर फिलहाल
इसकी ज़रूरत पड़ती है, इनमें से कोई सिनेरियो आपका मैच करता है। वैसे ही आपकी कोई यूएस बैंक अकाउंट वगैरह की रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने जितनी बार भी कराया है, यूएस बैंक अकाउंट के लिए ही कराया है कि नॉर्मली केवाईसी वगैरह हमें मिल जाता है, पेनियर वगैरह, और हम अपना काम शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे हम डायरेक्टली सिटी बैंक वगैरह में अप्लाई करें, वहाँ पे ये चीज़ें हमसे मांगी जाती है, उसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके मेथड्स क्या होते हैं? इसके बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं। इसका पहला तो है बिल्कुल जो आप खुद करोगे, मतलब ये आप अप्लाई करने वाले हो खुद से, आप ही फॉर्म फाइल करने वाले हो और आप ही उसका मेल करने वाले हो। तो ये तो बिल्कुल आप पर हो गया डिपेंडेंट। और दूसरा एक इसका बीच का रास्ता होता है कि सर्टिफाइड एक्सेप्टेंस एजेंट यानी सीएए। अब ये क्या होता है सीएए? तो देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, एक लिस्ट भी है। ये इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बेसिकली कुछ ऐसी कंपनीज होती है हमारी ही कंट्री में, और हर कंट्री में होती हैं। तो ये कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जगह जगह अलग अलग शहरों में, जिनका काम यही रहता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वो चेक करके आगे फाइल कर देते हैं। वो ऑथोराइज इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यानी कि वो कंपनी या पर्सन जो भी है, वो उसका अधिकार, उसकी अथॉरिटी है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखे, आपको मेल करने की जरूरत नहीं है, आप उस तक लेके जाओ, वो देखेगा, चेक करेगा, सब ठीक है, तो वो अपने हिसाब से आपकी एप्लीकेशन कर देगा। मतलब आपको वहाँ मेल करने की जरूरत नहीं है यूएस में। तो उन चीज़ों में ये इनकी ज़रूरत पड़ती है। और ये देखो, ये लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ये इंडिया की लिस्ट है। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखना चाहें कि अगर आपकी कंट्री सपोज पाकिस्तान है, तो आप यहाँ पे इसी यूआरएल में क्या करें, जब आप यूआरएल को ओपन करेंगे तो जहाँ पे इंडिया लिखा है वहाँ पे आप पाकिस्तान कर दीजिए, और आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान के जो CAs हैं, जो फर्म्स उनकी या इंडिविजुअल्स, वो आ गए। इसी तरह से अगर आपकी बांग्लादेश है, तो आप यहाँ जहाँ पाकिस्तान लिखा है तो यहाँ पे बांग्लादेश लिखेंगे, तो ये बांग्लादेश के आ जाएंगे। इसमें फिलहाल 2 ही हैं। तो जैसे जो भी आपकी कंट्री है उससे रिलेटेड अगर आप ये नाम यहाँ पे लिखेंगे, मतलब सबका यूआरएल अटैच करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि कौन कहाँ से देखता है, ये मुझे भी नहीं पता। इंडिया का मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, बाकी अगर आप यहाँ पे यूआरएल चेंज करते रहेंगे, अपनी कंट्री का नाम डालेंगे, तो वो लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। और वैसे भी अगर आप गूगल पर नॉर्मली लिखेंगे कि CAS और अपनी कंट्री का नाम, तो आपको ये IRS की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपकी, मतलब आपको यूआरएल रीराइटिंग करने की भी जरूरत नहीं है, आपको वैसे मिल जाएगा। तो ये इनके CAS का मेथड होता है, लेकिन ये थोड़ा सा पेड होता है, मतलब ये पूरे का पूरा आप पे डिपेंडेंट है। थोड़ा बहुत आपका लगेगा चार्ज जो आप अपना मेल वगैरह करोगे, लेकिन ये बिल्कुल इसमें, मतलब आपको उनको पेमेंट करनी पड़ती है। $100 से शायद शुरू होती है और आगे डिपेंड, एक्यूरेट वही बता पाते हैं जिनके पास आप पहुंचे हो। इसका एक एक्यूरेट एस्टिमेशन मैं आपको शायद नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो वही बताते हैं जिनका है, और ये वक्त के साथ साथ चेंज भी हो सकता है। थर्ड है कि अगर आपका वहाँ पे कोई रिलेटिव या कोई कोई भी जानने वाला रहता है यूएस में, तो बस अपॉइंटमेंट लेके आप वो चीज़ें उन तक पहुँचवा दो। तो लेकिन ये ऐसा, ये वाले के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत से लोगों का ऐसा सिनेरियो, 90% लोगों का ये नहीं होता जो वीडियो देख रहे होते हैं। तो मेनली ये 2 ही के बारे में हम बात करेंगे। उसमें भी क्या रहता है, इसमें अगर मतलब बात करने के लिए कुछ है नहीं। जो पॉइंट नंबर 2 है, अगर मैंने आपको सिर्फ लिस्ट बता दी कि आप यहाँ पहुँच जाइए, तो आगे का काम आपका वही कर देते हैं। उसमें आपको ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके पहुँच जाओ, पासपोर्ट वगैरह, आगे का काम वो संभाल लेते हैं। ये है पूरा इंपॉर्टेंट। अगर आपको सब काम खुद से करना है, तो ये W7 फॉर्म आपको खुद से फिल करना पड़ेगा, और खुद से ही मेल करना पड़ेगा कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो W7 फॉर्म आपको कहाँ से मिलता है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये PDF आप यहाँ से निकाल सकते हो। वैसे भी गूगल पे लिखोगे तो ये फॉर्म आपको मिल जाएगा, लेकिन एक एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के लिए आपको मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और ये फॉर्म, आप छोटा सा फॉर्म है, ये आप खुद से फिल करके मेल कर सकते हो। इसके बाद कुछ बाकी चीज़ें देखते हैं। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस तो मैं आपको अभी फॉर्म भरकर दिखाऊंगा ही, किसके साथ साथ क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है वो भी बताऊंगा। तो उसको अभी यहाँ पे नहीं पढ़ते। एक चीज़ का बस ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आप मेल करेंगे, पहली बात तो ये मेल वो मेल नहीं है जो ईमेल या आप फैक्स करें, ये बकायदा फिजिकल मेल है। जी हाँ, ये आप कोई फेडेक्स या यूपीएस किसी कंपनी से आप अपने मिलकर उनके अपने सब डॉक्यूमेंट्स जो पेपर में आप उन्हें दोगे, सीए खुद देख के आपको दे देगा। जो सर्टिफाइड एजेंट है, एक्सेप्टेंस एजेंट, वो खुद देख के आपको वापस दे देगा। लेकिन अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हो, तो आपको फेडेक्स वगैरह की मदद से ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ भेजने पड़ेंगे। इनका जो एड्रेस है, ये एड्रेस मैं आपको दे सकता था, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिखा भी हुआ डॉक्यूमेंट में, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि यहाँ आके देख लेना, क्योंकि ये चेंज हो सकता है। मतलब ये, तो ये लिंक भी मैंने दे दिया, और इनका पूरा एक आर्टिकल है ये,
और उसी में इनका ये दोनों का, अगर आपका प्राइवेट डिलीवरी सर्विस है तो ये, अगर आपका स्टैंडर्ड है तो ये जो पोस्टल सर्विस, तो दोनों के डिफरेंट डिफरेंट इनके मेल बॉक्स हैं, तो उसके हिसाब से आप ये कर सकते हो। और ये यहीं से नोट करना, क्योंकि होपफुली अभी ये पता नहीं वीडियो आप कब देखोगे, किस वक्त देखोगे, चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो एड्रेस गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ये लिंक आपको सुझाया है कि आप यहाँ पे एक्चुअल एड्रेस जो भी इनका है अपडेटेड आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये आपको बकायदा मेल करना पड़ेगा। और जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट आप ऐसे नहीं कि आप ओरिजिनल पासपोर्ट दे दो, मतलब दे सकते हो, ऑप्शनल है, लेकिन जो मैंने किया था, मैंने क्या किया था कि इसकी सर्टिफाइड कॉपी होती है, सर्टिफाइड कॉपी निकलवा के दो। जो पासपोर्ट ऑफिस आप जाओगे उन्हें बोलोगे कि मुझे इसकी एक सर्टिफाइड कॉपी, जो नोटराइज है, जो भी वो देते हैं, तो वो मुझे चाहिए, मुझे बाहर भेजनी है, ऐसे से उतना यूज़ केस बताओगे, तो वो कॉपी भेजना वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ओरिजिनल पासपोर्ट मत भेज देना, मतलब एक सजेशन है, वहाँ आता है डॉक्यूमेंट में कि आप ओरिजिनल भेज सकते हो, लेकिन सर्टिफाइड कॉपी भेज देना ज़्यादा अच्छी बात है। उसके अलावा तो बाकी फॉर्म वगैरह कैसे भरते हैं आगे देखेंगे। टेम्पलेट कहाँ से लेनी है मैंने आपको बता दिया। और ये क्या होता है इसके बारे में वैसे बता चुका हूँ, लेकिन वही है कि ये ऑथोराइज होते हैं IRS के द्वारा, ये आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे और बस आगे आपका काम प्रोसीड कर देंगे। मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके घर आ जाओगे, जैसे आप इनके मुंबई या अहमदाबाद किसी भी ऑफिस में आप गए हो, अपने डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाए, इन्होंने देखा, अपने हिसाब से आगे एप्लीकेशन फाइल कर देंगे, आपको आपके डॉक्यूमेंट्स के घर भेज देंगे अपनी फीस लेकर। तो इनके बारे में आप, ये वेबसाइट का लिंक मैंने दिया होगा, तो आप डिटेल में पढ़ भी सकते हो। उसके बाद भी कितना समय लगता है, ये देखिए जनरली 7 हफ्ते लगते हैं, लेकिन ये अगर आपने जनवरी से अप्रैल के बीच में, जो कि इनका बिजी मंथ होता है, आपने अगर अप्लाई करा है, कुछ भी इनके डिलेस वगैरह, तो ये 9 से 11 हफ्ते लग सकते हैं। तो ऐसा समझ लो कि आप 2.5-3 महीने लग सकते हैं, नहीं तो 2 महीने तो लगते ही लगते हैं। तो इसका जो ओवरऑल कॉस्ट होता है, देखो खुद से कर रहे हो तो कोई कॉस्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत वही जो आपकी खुद की ट्रैवलिंग होगी, जो आप फेडेक्स वगैरह पे जाओगे और ये सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे करोगे, पासपोर्ट वगैरह आपकी सर्टिफाइड कॉपीज़, वही सब चार्जेस थोड़े बहुत लगते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई इसका एडिशनल चार्ज नहीं होते। CAS की अपनी फीस होती है, वो आपको देनी पड़ेगी, जैसे मैंने बताया कि $100 से स्टार्ट होती है, और कहीं भी जा सकते हैं। एक्चुअली मैं ये भी नहीं कह सकता कि $100 से स्टार्ट होती है, क्योंकि वो वही एजेंसी बता पाएगी जो काम आपका करवाने वाले हैं। उसके अलावा आपके ये कुछ ट्रैवल एक्सपेंसेस, पोस्टेज वगैरह, ये सब तो आपके अपने मेथड्स, अगर आप करवाने वाले हो तो उसमें खर्च होंगे, अगर आप CAA की मदद से नहीं जा रहे तो। ट्रैक कैसे करते हैं, ये नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये अगर आप US में रहते हो तो ये नंबर, US से बाहर का है तो ये नंबर पे आप कॉल करके ट्रैक कर सकते हो, अगर आपको आपका स्टेटस शो नहीं हो रहा तो। अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हैं, जैसे कि मैंने लिख के रखे थे कि मेलिंग मीन्स, ऐसा फैक्स वैक्स नहीं है, जैसे हमने EIN के केस में देखा था कि अपना फॉर्म सब अपना फिल करो और उसके बाद उसको अपना फैक्स कर दो, हेलो फैक्स की मदद से हमने किया था। तो ऐसा नहीं है, ये फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने पड़ेंगे मेल करके फेडेक्स वगैरह से। और ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने मत भेजना, ये आप अपने सर्टिफाइड कॉपीज भेज देना ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन ठीक है आपकी इच्छा है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ओरिजिनल पासपोर्ट, या तो सर्टिफाइड भेज देना ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये कहाँ से निकलती है, ये तो जैसे आपने पासपोर्ट जहाँ से बनवाया है तो आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, और वहाँ से आपको सर्टिफाइड कॉपी मिल पाएगी। ये तो नॉर्मल फोटो स्टेट नहीं चलती है कि आप फोटो कॉपी करा ली और ये हमारी होगी, नहीं, उनका ऑफिस में जाना पड़ेगा और उनकी एक सर्टिफाइड कॉपी होती है, वो आपको अटैच करनी पड़ेगी। तो इसके बाद है कि कहाँ मेल भेजना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। इस एड्रेस पे भेजना रहता है, अगर आपका स्टैंडर्ड है तो इस एड्रेस पे, और अगर आपका प्राइवेट डिलीवरी सर्विस है कोई तो इस एड्रेस पे आप भेजिए। तो उसके बाद ये क्वेश्चंस आई गेस ख़त्म होते हैं, और अब ये देख लेते हैं फटाक से कि ये फॉर्म कैसे फिल करते हैं। इतना छोटा सा फॉर्म है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊँ आप वैसे वैसे करते जाइएगा। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले चेक करना है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप, मैं अगर पहली बार वीडियो बना रहा हूँ तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इसको देखने वाले जो शुरू से मेरी ये LLC की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो वो पहली बार ये चीज़ अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको यहाँ चेक करना है, और अगर आप रिन्यू कर रहे हैं अपना ITIN तो आपको यहाँ चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो रीज़न 5-6 रीज़न आपको मिले हैं, 7-8 बेसिकली, तो 99% केसेस में या 98% केसेस में आपका ये रीज़न होगा, नॉन रेसिडेंट एलियन फाइलिंग अ US फेडरल टैक्स रिटर्न। ये भी हो सकता है कि आपको कोई टैक्स ट्रीटी बेनिफिट चाहिए, अगर आप ये चेक करते हो तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आपकी टैक्स ट्रीटी कंट्री यानी अगर इंडिया है,
और एक आर्टिकल नंबर कि आप क्यों छूट रहे हो, मतलब आपको क्या उसमें बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा बाकी के कुछ ऑप्शंस कि आप यूएस बेस्ड हो, आपका कोई डिपेंडेंट यूएस में है जो आपके बिहाफ पे फाइल कर रहा है, आपका स्पाउस में यानी कि आपके हस्बैंड वाइफ, तो ऐसे सब ऑप्शंस आप पढ़ सकते हो। लेकिन एक जो मेनली फोकस्ड जो हमारे उस पर रहता है कि नॉन रेसिडेंट पे सारी वीडियोस रहती हैं, क्योंकि मैं भी नॉन रेसिडेंट हूँ, तो कैसे करा सकते हैं उसके हिसाब से आपको यहीं पे चेक करना होगा। और उसके बाद आगे यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने बी पे चेक किया है तो। यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, जैसे मैंने डाल दिया साहिल, और यहाँ पे आप अपना लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो मेलिंग एड्रेस आएगा, मेलिंग एड्रेस आप वो डालेंगे जिसमें आईआरएस कम्युनिकेट कर पाएगा। जाहिर सी बात है कि आप जो मेलिंग एड्रेस आपने रजिस्टर्ड करते वक्त कंपनी डाला था, और इसमें अगर आपके पास वही रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस है तो वो भी डाल सकते हो। उसमें हमें डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो हम रजिस्टर्ड एजेंट बाय करते हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे आएगा वो आपको पीडीएफ में शो हो जाएगा। तो मैंने जब अप्लाई किया था तो यहाँ पे रजिस्टर्ड एजेंट का ही एड्रेस डाला था। तो जो कंपनी का बेसिकली आपने एड्रेस बाय किया था रजिस्टर्ड एजेंट का, वो आपको यहाँ पे डालना है, जो कि होता है 30 स्ट्रीट एंड गोल्ड स्ट्रीट, उसके बाद ये बोल्डर और योमिंग, जो भी योमिंग का रहता है, तो वो आपको डालना है जो हमने लिया था वीडियो में। उसका जो फॉरेन का नॉन यूएस एड्रेस यहाँ पे आप वो डालिए जो आपके पासपोर्ट पे आपका एड्रेस है, तो जहाँ आप रहते हैं। और आपका बर्थ डेट आएगा, यहाँ पे आपकी कंट्री आएगी, आपकी सिटी स्टेट आएगी, आपका जेंडर आएगा। उसके बाद ये आपको दिखा रहा है कि कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, तो यहाँ पे आप इंडिया डालेंगे या जो भी आपकी कंट्री है। और यहाँ पे जैसे इंडिया है तो यहाँ आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए। और अगर आपकी कोई जैसे मतलब हमारे यहाँ जैसे इंडिया में पैन होता है, तो उसके हिसाब से अगर आपका पाकिस्तान या बांग्लादेश में जो भी होता है, तो आप यहाँ पे आईडी नंबर डालिए। और ये आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, ये टाइप ऑफ यूएस वीज़ा अगर आपका वीज़ा नहीं है तो। और यहाँ पे आप जो डॉक्यूमेंट नंबर डाल रहे हो यानी कि पासपोर्ट, तो आप यहाँ पे इशूड बाय जो आपकी पासपोर्ट की इशूड कंट्री है वो डालेंगे, पासपोर्ट नंबर डालेंगे, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट वगैरह डालेंगे। और ये डेट ऑफ एंट्री इन यूनाइटेड स्टेट्स ये आप खाली छोड़ेंगे, क्योंकि अगर आप यूएस में कभी गए नहीं तो ये आप खाली छोड़ेंगे। और ये 6E में आप यहाँ इसको चेक कर देंगे, नो आई डोंट नो। और उसके बाद आप ITI नंबर वगैरह तो आपके पास अभी फ़िलहाल मतलब है ही नहीं कुछ, तो आप वो रिन्यू करने पे था कि अगर यहाँ रिन्यू करो तो डालना पड़ता है, अदरवाइज़ इसको आप पूरा एरिया ब्लैंक छोड़ सकते हो। यहाँ पे सिंपली आपको साइन करना है और किस डेट को आप ये फॉर्म सबमिट कर रहे हो वो करना है। उसका यहाँ पे आपको वो नंबर डालना है जिस पे डिले होने पे आप जिस नंबर से IRS को कॉल करने वाले हो, मतलब अगर स्टेटस जानना है या कभी कुछ हो जाता तो जिस नंबर से आप कांटेक्ट करने वाले हो। देखो इंडियन नंबर भी डाल सकते हो, लेकिन यूएस का नंबर जो रजिस्टर्ड एजेंट वाला मिलता है वो भी डाल सकते हो। और अल्टरनेटिव जो एक मैंने एक वीडियो बनाया था कि कहाँ से आपको यूएस नंबर लेना चाहिए, यूएस का, यूके का या पोलैंड का, 3 ऑप्शन थे उसमें। और वाइक हमने प्लेटफॉर्म यूज़ किया था, उसके बारे में पूरा वीडियो बनाया था। उसमें कॉल मैसेज सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो आप वो नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपने वहाँ से वाइक वाली मेरी वीडियो देख के नंबर लिया था तो उससे आप कॉल भी कर सकते हो, जो वाइक ऐप से आप जो यूएस नंबर आपका होता है सेकेंडरी फ़ोन। मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा कि वीडियो ऑलरेडी लंबा जा रहा है, लेकिन उस नंबर को भी आप डालकर वाइक ऐप से कॉल कर सकते हो। मैंने आपको उस वीडियो में दिखाया था कॉल या मैसेज वगैरह कैसे करते हैं वाइक ऐप से। उसके बाद बस यहाँ पे आपको तब सिग्नेचर करना है जब आपका कोई ये डेलीगेट, मतलब आप किसी के बिहाफ पे भर रहे हो, जैसे आप अपने मतलब ऑथोराइज्ड हो अपने पिताजी के बिहाफ पे कि आप ये भर रहे हो, या आपके कोई पावर ऑफ अटॉर्नी के बिहाफ पे आप भर रहे हो, जो भी है, तो ये करना है। अदरवाइज यहाँ पे ये कुछ नहीं, ये कोई साइन वाइन यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि ये उस केस में है अगर आप CA की मदद से जा रहे हो तो, जो हमने अभी देखा, तो एक्सेप्टेंट एजेंट्स तो वो डिटेल बनेंगे। लेकिन अगर आप खुद से कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। और बस ये फॉर्म आपका फिल हो गया है। इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें थी इसलिए मैंने भर के नहीं दिखाया, और इसमें आसान चीज़ें थी तो पढ़ने में ही समझ में आ रहा है। और कुछ चीज़ें जो ऑप्शनल जो छोड़नी थी या जो चेक करनी जरूरी थी वो मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए। इसके अलावा बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। इसके साथ आप देखिए ये चीज़, हाँ, जैसे मैंने बताया कि कुछ चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड हैं। पासपोर्ट तो आपका होना ही चाहिए, वो तो आपको फिगर आउट कर लेना पड़ेगा कि अगर पासपोर्ट नहीं है तो कैसे। और वैसे आधार कार्ड भी चल सकता है ITI में, जैसे अगर आप इंडिया से हो तो कोई नेशनल आईडी भी आपकी चल सकती है अपने देश की, लेकिन पासपोर्ट है तो वेल एंड गुड। हाँ, ये इंपॉर्टेंट होता है। बिना पासपोर्ट के मैंने कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट ये ऐसा किया नहीं, क्योंकि मेरे को बहुत सालों से है पासपोर्ट, तो ज़रूरत नहीं पड़ी कभी किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से, मैंने ट्राई नहीं किया तो मुझे पता नहीं। लेकिन पढ़ा था इन्हीं की वेबसाइट पे कि अगर मैं इंडिया से हूँ तो मेरा आधार कार्ड भी चल जाएगा। बेसिकली एड्रेस देखना होता है उनको, बस जो यहाँ पे एड्रेस डाला है वो उस डॉक्यूमेंट से मैच करता है कि नहीं, ITI के केस में।
लेकिन अभी ये यूएस फेडरल टैक्स रिटर्न अगर आप नहीं भरते हो और ये कब भरना चाहिए, कब नहीं भरना चाहिए, इसको एक अलग वीडियो में देखना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी आप भरते हो, आपके पास ये है, तो आप गुड टू गो। ये फॉर्म के साथ वो अटैच करो, अपना पासपोर्ट अटैच करो और जो एड्रेस मैंने आपको बताया है, जो इसमें दिखाया है, वहाँ पे आप मेल कर सकते हो फेडेक्स वगैरह की मदद से, उतने टाइम में आ जाएगा। तो ये सिंपल प्रोसेस है यहाँ तक की। लेकिन अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है, तो उसके लिए फिर आने वाली जो 1-2 वीडियोस हैं, वहाँ तक आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगली वीडियो में मैं यही बताऊँगा कि ये इसके बारे में ही बात करेंगे कि यूएस फेडरल टैक्स रिटर्न ये क्या है और ये कब भरना होता है, कब नहीं भरना। इसको लेके भी बहुत कन्फ्यूजन्स होते हैं, लोगों को बहुत पेनल्टी आती है और कुछ लोग डर भी जाते हैं दूसरे की पेनल्टी देखकर, अपना नहीं भी रिक्वायर्ड होता तो भी भर देते हैं। तो इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो आगे मैं कवर अप करूँगा। लेकिन अभी के केस में अगर आपके पास ये है, देन यू आर गुड टू गो, यू कैन अप्लाई फॉर ITIN। सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।